एक प्रेम और रोमांस पर आधारित उपन्यास सीमा लांग गई। गले पड़ा बंधन। कार्तिका ने उस चेन के साथ नीचे लटक रही सोने की छोटी सी गोल थाली को अपने चेहरे तक ले लिया और अपनी दोनों आंखों को एक एक करके उस थाली से छुआया। अपने पति को यह कार्तिका की शादी के प्रतीक के प्रति श्रद्धा दिखाने का उसका तरीका था, जो उसको उसके ससुराल में सिखाया गया था शादी के पहले दिन ही। यह उसकी सास की पूजा थी, जहां हर साल विवाहित महिलाओं का एक समूह इकट्ठा होता था और सभी औरतें अपने पति के स्वस्थ और लंबे जीवन के लिए प्रार्थना करती थी। उन्होंने अपनी थालियों को पवित्र लाल कुमकुम से अभिषेक करने के लिए रखा और फिर प्रार्थना की कि उनको वो थालियां अपने तन से अंतिम सांस तक अलग न करनी पड़े। एक औरत के लिए उस समाज में विवाहित महिला के रूप में मरना एक दैविक वरदान माना जाता था, विधवा के रूप में नहीं। कार्तिका एक भ्रमित महिला थी। वो 28 वर्ष की थी, कॉन्वेंट शिक्षित थी। उसके पास कंप्यूटर इंजीनियरिंग में मास्टर्स की डिग्री थी। उसको वो नया माहौल बहुत ही अजीब लग रहा था, क्योंकि घर के लोग न जाने कितने ही अंधविश्वास पाले बैठे थे और कोई भी काम परंपराओं से हटकर नहीं करते थे। किसी भी काम को शुरू करने से पहले विशेष प्रकार की पूजा होती थी। यहां तक कि दैनिक जीवन में भी सभी सदस्यों को न जाने कितने ही परंपरागत विधि विधान पूरे करने पड़ते थे। उसने 3 देशों की यात्रा की थी और अमेरिकियों और यूरोपीय लोगों के साथ काम किया था, लेकिन उसके दिल में वह अभी भी तंजावुर की छोटे शहर की लड़की थी। यह एक पहचान का संकट था जिसका वह सामना नहीं कर पा रही थी। वो जानती थी कि उसकी माँ, सास और दादी ने जो थाली और भावनाएं उस पर थोपी थी, वह सिर्फ एक अंधी प्राचीन परंपरा थी जिसे अंतहीन तमिल फिल्मों ने आगे बढ़ाया था। भारत में वैसे भी फिल्मों और टेलीविजन के नाटकों को देख देखकर भारत की महिलाएं बहुत ही अंधविश्वासी हो चुकी थी, और अगर उनको टेलीविजन चैनलों पर कोई भी अंधविश्वास पवित्र धार्मिक ढंग से दिखाया जाता था तो वो उस पर बहुत ही आसानी से यकीन कर लेते थे, जबकि उनका जीवन में कोई भी लाभ नहीं होता था। कार्तिका जानती थी कि उसके पति का भविष्य और जीवन उसके गले में लटक रही उस मोटी सी सोने की चेन पर आश्रित नहीं थे, जिस पर एक सोने का लॉकेट लटक रहा था। उसका दिल और दिमाग उसको यही कहते थे, लेकिन उस छोटे से शहर के लोग कुछ और ही विश्वास करते थे। उनको उस मंगलसूत्र पर बहुत यकीन था। देवताओं को क्रोध क्यों दिलाना, बस इसीलिए उसने उस सोने की चेन और लॉकेट को पहना था। और कभी कभी उसकी इच्छा होती थी कि वो उस मोटी सोने की चेन को बेचकर कोई हल्की सी पतली सी आधुनिक डिजाइन की चेन खरीद ले। वो छोटे छोटे मनकों वाला एक सुंदर सा वैसा मंगलसूत्र खरीदना चाहती थी जैसे कि उत्तर भारत की शादीशुदा औरतें पहनती थी, लेकिन उसको वो चेन पहनाई गई थी। वो किसी रस्सी की तरह थी और नीचे लटक रहा लॉकेट एक छोटी सी थाली जैसा ही था। उसने एक बार इसका सुझाव दिया था, लेकिन उसकी सास ने तो हो हल्ला ही करना शुरू कर दिया था और साफ इनकार कर दिया था। सास चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी थी कि वो सिर्फ एक चेन नहीं थी, ये उसके परिवार का गौरव और स्वाभिमान था जो उसके गले में लटका हुआ था। वो कहती थी कि कार्तिका उसको उतारकर उसकी जगह कुछ और बिल्कुल भी नहीं पहन सकती थी। उसकी सास हर बार इस बात का उल्लेख कर ही देती थी कि उन्होंने कार्तिका के गले में जो थाली से दिखने वाले लॉकेट वाली चेन पहनाई थी वो शुद्ध 11 तोले सोने की थी, करीब करीब 100 ग्राम की। सास कभी भी किसी के सामने उस 100 तोले सोने की चर्चा नहीं करती थी जो उसके पिताजी ने शादी के समय कार्तिका को दिया था, या फिर वो 50 तोला सोना
जो उसके बापू ने कार्तिका के पति राम को दिया था। राम को दिए गए सोने में सोने का कड़ा और कुछ सोने की अलग अलग डिजाइन वाली चेनें भी थी, लेकिन उसके पति ने कभी भी उनको नहीं पहना था। शादी के बाद जिस समय विवाह करवाने वाले दलाल ने कार्तिका के पिता को राम का प्रोफाइल दिखाया था, उसके पिता ने तुरंत ही तय कर लिया था कि राम ही उनका दामाद बनेगा। अन्ना यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट, इकलौता बेटा, कोई बुरी आदत नहीं, महीने में 1 लाख से ज्यादा कमाने वाला, चेन्नई में अपना फ्लैट और बाहरी इलाके में काफी जमीन थी राम की। अपनी बेटी के लिए कार्तिका के बापूजी को और क्या चाहिए था। अपनी बेटी के लिए राम जैसा दामाद पाना हर पिता का सपना होता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि कार्तिका और राम की कुंडली पूरी तरह से मेल खाती थी। कार्तिका के पिता एक सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी, इससे ज्यादा और क्या मांग कर सकते थे अपनी बेटी के लिए। उन्होंने तुरंत ही उस शादी को अपनी सहमति दे दी थी और शादी के खर्च के लिए पोस्ट ऑफिस की जमा राशि से अपनी पूरी जिंदगी की बचत निकाल ली थी। वो कार्तिका की शादी में किसी भी चीज की कमी नहीं होने देना चाहते थे। वो इतने खुश थे कि उन्होंने एक बार भी अपनी बेटी कार्तिका से ये तक नहीं पूछा था कि क्या वो उस शादी के लिए राजी थी। लेकिन वैसे भी कार्तिका ने ना कहने की हिम्मत नहीं की होती, भले ही उसके पिताजी ने उससे पूछा होता। सबकी उम्मीद के अनुसार ही दोनों की शादी हो गई थी और बिना किसी हिचकिचाहट के कर्तव्य पारायणता से कार्तिका विवाहित जीवन में प्रवेश कर गई थी। शादी के तुरंत बाद उसके सारे जेवर वापस तिजोरी में रख दिए गए थे। शादी के बाद कार्तिका के शरीर पर केवल 11 तोले की थाली वाली सोने की चेन और 2 चूड़ियां रह गई थी। उसकी शादी को अब लगभग 3 साल हो गए थे और वो तो ये भूल भी गई थी कि उसके आभूषण कैसे दिखते थे, क्योंकि शादी के कुछ दिनों के बाद से ही उसके गहने घर की तिजोरी में ही बंद रहे थे। उसकी शादी के पहले साल से ही उसके ससुराल वाले हर बरस ही उसकी थाली वाली चेन में और सोना लगवाकर कुछ न कुछ जोड़ते ही रहे थे और धीरे धीरे वो चेन और भी भारी होती चली गई थी। थाली वाली चेन ही उसके ससुराल के लोगों के समुदाय के लिए सबसे विशिष्ट चीज थी। 2 उभरी हुई चोटियों के साथ सोने का 1 इंच लंबा विषम आकार का टुकड़ा और भी जोड़ दिया गया था उस चेन में। माना जाता था कि यह किसी दिव्य चीज का प्रतीक था, लेकिन कार्तिका को लगता था कि यह उभरी हुई आंखों वाले मेंढक की तरह दिखने वाला सोने का टुकड़ा था। शादी के 3 महीने बाद कुछ सोने के मनके जोड़े गए थे उस चेन में और फिर कुछ समय के बाद 11 तोले की चेन में कुछ पतले पतले सोने के लंबे लंबे मनके और भी जोड़ दिए गए। फिर काले मोतियों की एक जोड़ी और लगा दी गई थी। कार्तिका के गले का वो सोने का हार भारी और भारी होता जा रहा था और समय के साथ साथ कार्तिका का वजन कम हो रहा था। लेकिन ससुराल वाले मानते थे कि उस चेन में जितना सोनाया मनके बढ़ते जा रहे थे, उतनी ही कार्तिका के पति की उम्र बढ़ती जा रही थी। कार्तिका ने किसी भी बात का विरोध नहीं किया था, सब कुछ कर्तव्य पारायणता से स्वीकार किया था। यहां तक कि जब वह 3 महीने के लिए अमेरिका गई तो उसे वहां भी उसके गले में उस मोटी सोने की थाली वाली चेन को उतारने की इजाजत नहीं दी गई थी। जब वह हर दिन अपने काम पर जाने के लिए यात्रा करती थी तो वह उस थाली वाली मोटी सोने की चेन को शर्ट के अंदर छिपाकर पहना करती थी। एक कार्यालय पार्टी में एक साहसी क्षण उसने अपनी शर्ट का ऊपर का एक अतिरिक्त बटन खोल दिया था। अपने साथ काम करने वाली अमेरिकी लड़कियों की तरह अपनी छातियों के बीच की थोड़ी सी दरार को उजागर करने की उम्मीद थी। वो भी अन्य सुंदर लड़कियों की तरह उस पार्टी में आधुनिक और कामुक दिखना चाहती थी, अपने गले के पास वाले बटन को खोलकर अपनी छातियों के ऊपरी हिस्सों को दिखाते हुए। लेकिन उसकी बदकिस्मती से यह थाली अप्रत्याशित रूप से बाहर निकली और उसके स्तनों के बजाय लोगों का ध्यान उसकी चेन के नीचे लटक रही सोने की उस छोटी सी थाली पर अटक गया। वो चाहती थी कि वो अपने गले का बटन खोलकर आधुनिक दिखने की कोशिश करे और अपने स्तनों के बीच की दरार को दिखाकर
लोगों को अपनी सुंदरता की तरफ आकर्षित कर सके, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया था, क्योंकि वहां मौजूद सभी सुंदर नौजवान उसकी छातियों के दिख रहे हिस्से को नहीं, उसके गले की उस चेन और उसके नीचे लटक रही सोने की छोटी सी थाली को देख रहे थे। कार्तिका की सभी अमेरिकी सहेलियां उससे उस चेन और थाली के बारे में जानने को उत्सुक हो गई। उसने बाकी की शाम उस थाली की प्रशंसा कर रहे अमेरिकियों को यह समझाने में ही व्यतीत कर दी कि उस चेन और थाली का उसके और उसके पति के जीवन में क्या महत्व था, और कैसे उस चेन में कुछ न कुछ जोड़ते रहने से उसके पति की उम्र बढ़ती रहती थी। जल्दी जल्दी डेटिंग करके दोस्तियां और शादियां करने वाले और तेजी से तलाक दे देने वाले लोगों के उस देश में उन लोगों के लिए वो चेन और थाली एक अजूबा ही बन गए थे। चेन ने चेन्नई की भीषण गर्मी में उसकी गर्दन के पिछले हिस्से की त्वचा को रगड़ रगड़ कर खरोंचे बना दी थी और उसकी त्वचा को कड़ा कर दिया था। उस सोने की चेन से लटक रही सोने की उस छोटी सी थाली ने उसके स्तनों के ठीक नीचे एक छोटा सा काला निशान बना दिया था, जहां वह लगातार उसकी संवेदनशील त्वचा पर रगड़ती रहती थी। कभी कभी ऐसे भी क्षण आते थे जब कार्तिका का मन करता था कि वो उस चेन को उतार दे और कहीं रख दे, लेकिन उसका मन उसको कहता था कि अगर उस चेन को उतारने से उसके पति राम को सच में ही कुछ हो गया तो वो खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाएगी। कभी कभी वो उस चेन को गले से खींचकर समुद्र में फेंक देना चाहती थी, कल्पना करते हुए कि उसकी थाली समुद्र तल में एक दोष पैदा करती है और सदियों बाद सुनामी का कारण बनती है, जैसे फिल्म दशावतारम में मूर्ति के कारण होता है। वो किसी भी तरह से उस चेन से छुटकारा पाना चाहती थी, लेकिन ससुराल और समाज के विश्वास उसको ऐसा करने से रोक देते थे और वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती थी। अधूरी इच्छाएं। एक बार उसने सोचा कि अगर वह चेन के अलावा कुछ नहीं पहने हुए नंगी ही स्विमिंग पूल में उतर जाए तो क्या होगा। शायद वो पत्थर की तरह डूब जाएगी। उसके दिमाग में कभी कभी ऐसे ही विचार आते थे कि वो खूबसूरत पहाड़ियों में नंगी घूम रही थी और हाथों को ऊपर उठाकर प्रकृति के नजारों का आनंद लेते हुए जोर जोर से हंस रही थी, और पहाड़ी से नीचे फेंकी गई उस थाली वाली चेन को नीचे खाई में खिड़ते हुए देखकर जोर जोर हंस रही थी, जैसे कि उसने खुद को उस परंपरा के जाल से मुक्त करवा लिया था। और जब वो अपनी कल्पना या सपने से बाहर आती थी तो वो धड़ाम से वर्तमान में आ जाती थी और देर तक उस गले में पड़ी हुई चेन को देखती थी, जिसने उसके खूबसूरत, जवान, आधुनिक और चुलबुली दिखने के बड़े सपने को बांध कर रख दिया था। वो जानती थी कि वो चेन अब उसको उम्र भर बांधे रखने वाली थी और उसका जीवन अब उसका अपना नहीं, उसके पति के लिए था, और उसकी सुंदरता और उसका तन सिर्फ उसके पति की ही संपत्ति थी। पर वो जानती थी कि दिल के किसी कोने में वो बहुत ही अशांत थी और अपने इस नए पाए हुए ससुराल वाले रूप से खुश नहीं थी। उसके गले से वो चेन और छोटी सी थाली शादी के दिन से ही लटक रहे थे। वो जानती थी कि उसको उस सोने की मोटी चेन और उसके नीचे लटक रही सोने की छोटी सी थाली से मौत के बाद ही छुटकारा मिलने वाला था। पति के रूप में उसने राम को भी कुछ निराशाजनक ही पाया था। वो हिंदी और तमिल फिल्मों की अच्छी खुराक पर पली बड़ी थी। कार्तिका को हमेशा यही उम्मीद रहती थी कि उसका पति राम उसको छोटे छोटे उपहार दिया करेगा, उसको सरप्राइज दिया करेगा और उसके साथ बहुत ही रोमांटिक बातें करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। शादी के बाद के 3 वर्षों में वो स्विट्जरलैंड में नहीं तो कम से कम ऊटी में अपने पति के साथ हनीमून की उम्मीद करती थी, लेकिन इसके बजाय वे कुंभकोणम के एक मंदिर गए थे अपने पूरे परिवार के साथ। कार्तिका की हनीमून की कल्पना सिर्फ कल्पना ही रह गई थी। वो कभी कभी कामना करती थी कि उसका पति चुपके से आए और रसोई में अचानक उसको पीछे से बाहें डालकर कमर से पकड़ ले और जोर से दबा दे। उस समय जब उसकी सास बाहर के कमरे में बैठी
टेलीविजन देख रही हो। वो किसी किसी रात अपने सर को तकिए पर रखे चमेली के फूलों के लिए तरसती रह जाती थी और फिर फूलों की खुशबू में डूबी हुई पति की बाहों में खो जाना चाहती थी, पर न तो कभी फूल ही आया और ना ही वो दैविक मिलन हुआ जैसा कि वो चाहती थी। वो चाहती थी कि दफ्तर के काम के बीच में से ही समय निकालकर पति उसको एक मैसेज भेज दे और फिर उसको कहे कि वो दोनों कहीं घूमने जा रहे थे, या फिर वो किसी दिन दफ्तर से अचानक आ जाए और कार्तिका को तैयार करवाकर अपने साथ समुद्र के किनारे ले जाए, उसको पानी की लहरों पर चलती हुई देखे, उसको नारियल पानी पिलाए, तरह तरह की चीजें खिलाए, रात का डिनर बाहर करवाए और फिर रात के शो में कोई कामुक सी अंग्रेजी फिल्म दिखाए और रात को घर आने के बाद उसको देर तक प्यार करे और उसको संतोष के साथ साथ वो खुशी भी दे दे जिसके लिए वो तड़पती रहती थी। लेकिन राम ने ऐसा कभी कुछ भी नहीं किया था। निसंदेह वो एक अच्छा पति था, एक महान प्रदाता, एक सपोर्टिव आदमी था जो कार्तिका और उसके परिवार के सभी लोगों का पूरा ख्याल रखता था। उसका पति राम बहुत पढ़ा लिखा और दुनिया घुमा हुआ व्यक्ति था, लेकिन इसमें कोई और ऐसी बात नहीं थी जो कार्तिका को दिल से खुश कर देती या उसको चकित कर देती। कई बार वो सोचती थी कि क्या राम एक सामान्य इंसान था या उसमें कुछ अजीब था। राम का कोई दोस्त नहीं था और उसके पिता के अनुसार राम में कोई बुरी आदत नहीं थी, कोई शौक नहीं था, कुछ भी अन्य शहरी लोगों जैसा नहीं था। वो दिन रात मशीन की तरह काम करने वाला इंसान था और उसके पिता के अनुसार वो बहुत ही अच्छी बात थी। वो लोगों को बार बार बताते रहते थे कि उनका बेटा कितना परिश्रमी था। वो क्रिकेट की मैच भी सिर्फ इसलिए देखता था ताकि उसको स्कोर मालूम होता रहे और कुछ समय पास हो जाए। वो क्रिकेट देखते हुए भी दफ्तर के आंकड़ों के बारे में ही सोचता रहता था। राम फिल्में भी देखता था, पर सिर्फ रंगों, दृश्यों और डायरेक्टर की कमियों का विश्लेषण करने के लिए। वो कहानी, गीत, संगीत किसी भी चीज पर ध्यान नहीं देता था। वो शाम को हर चैनल पर खबरें जरूर देखता था और फिर देर तक उन सभी खबरों का विश्लेषण करता रहता था। वो लगभग हर एक अखबार को पढ़ता था और सभी खबरों को अपने दफ्तर में चर्चा करने के लिए दिमाग में रख लेता था। बस यही था उसके पति राम के जीवन में मनोरंजन या आनंद। वो जरा भी रोमांटिक नहीं था। उसको पत्नी के साथ बातें करना अच्छा नहीं लगता था। वो कभी भी कार्तिका का हाथ थामकर सड़कों या पार्कों में घूमता नहीं था। अन्य मर्दों की तरह पत्नी से कभी भी सजने संवरले के लिए नहीं कहता था। जैसे कि कार्तिक कोई रोमांटिक फिल्म देखना चाहती थी तो वो चैनल बदलकर खबरें देखना शुरू कर देता था। 3 वर्षों में वह कभी भी कार्तिका को बाहर डिनर करवाने या किसी पार्टी में नहीं ले गया था। कभी उसकी पसंद से कोई ड्रेस खरीद कर नहीं लाया था। कहीं घूमने फिरने नहीं जाता था, न संगीत सुनता था और न ही किताबें पढ़ता था। जो घर में पका होता था वो खा लेता था। सीधे शब्दों में कहे तो वो एकदम नीरस व्यक्ति था, एक ठंडा मर्द। वे कुछ ही दिन पहले डॉक्टर के पास गए थे क्योंकि शादी के 3 साल बाद भी वो गर्भवती नहीं हुई थी। डॉक्टर ने सारे टेस्ट किए और कहा था कि उन दोनों में कोई भी कमी नहीं थी और उन्हें कोशिश करते रहना चाहिए थी। कार्तिका ने स्थिति को हल्का करने की कोशिश की। जरूर डॉक्टर, उसने कहा था, कम से कम कोशिश करते रहने वाला हिस्सा मजेदार है। डॉक्टर दिल खोलकर हंसे थे और कार्तिका के उस व्यंग से पूरी तरह सहमत थे। लेकिन राम अपनी पत्नी की बातों से हैरान होकर पत्थर की तरह अपना चेहरा लिए वहीं सन्न सा बैठा रह गया था। उसने तो कल्पना भी नहीं की थी कि एक पारिवारिक लड़की भी खुलकर ऐसा कुछ कह सकती थी। वो तो बस कार्तिका का चेहरा ही देखता रह गया था। घर की तरफ गाड़ी चलाते हुए राम बिल्कुल ही चुप था, जबकि कार्तिका खिड़की से बाहर के नजारों को देख रही थी और राम के स्तब्ध भाव को याद करके अपनी हंसी दबाने की कोशिश कर रही थी। कुल मिलाकर वो एक बोर इंसान था। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो किसी लड़की को रोमांचित कर सकता था। एक अच्छा आदमी, लेकिन एक बड़ा बोर इंसान था राम। वो हमेशा ही कार्तिका को अपनी समय सारिणी से निराश किया करता था। वो कभी भी 8 बजे से पहले
या सुबह 9 बजे के बाद नाश्ता नहीं किया करता था। हर काम जैसे घड़ी की सुइयों को देखकर ही करता था। फिर भले ही 9 बजे नाश्ता न मिलने पर उसको भूखे ही घर से जाना पड़े। कई रविवार को जब उसके ससुराल वाले शहर से बाहर जाते थे तो 10 बजे के बाद परोसे जाने वाले नाश्ते को लेकर उनके बीच तीखी नोकझोंक हुआ करती थी, क्योंकि कार्तिका अपने सास ससुर की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर थोड़ी देर से बिस्तर छोड़ा करती थी छुट्टी का मजा लेने के लिए। लेकिन राम तो ठीक 8 और 9 के बीच मेज पर बैठ जाता था, और जब वो 10 बजे नाश्ता लाती थी तो दोनों में बहस शुरू हो जाती थी। वो अपना योग करने के लिए हर सुबह 5 बजे उठता था जब वह बिस्तर पर रहती थी, आखिरी आलसी पलों का आनंद लेते हुए। उस दिन के लिए उसके लिए भाग्य में काल्पनिक आश्चर्य की कल्पना करती थी। बिस्तर पर पड़ी पड़ी उसके पास प्यार करने का एक निश्चित समय भी था। रात 10 बजे से पहले सेक्स नहीं करना अलिखित नियम था। कभी कभी कार्तिका का लगता था कि राम कोई सेक्स करने वाला रॉबोट था जो रात के 10 बजे चालू हो जाता था और सेक्स की औपचारिकता को पूरा करता था। हम बिस्तर होना। कार्तिका को ऐसा लगता था कि ये एक काल्पनिक ताला जैसा था जिसे राम ने बेडरूम के दरवाजे पर लगाया हुआ था। 10 बजे से पहले खोलने की कोशिश करें तो ताला जोर से बीप बीप करेगा और लाल बत्ती जला देगा और प्रवेश करने वाले को रोक देगा। और जब राम कार्तिका के साथ शारीरिक मिलन करता था तब भी ऐसा लगता था जैसे वो कंपनी का कोई प्रोजेक्ट पूरा कर रहा था, और उसको भी जैसे उसने समय देखकर ही पूरा करना था। वो सेक्स भी जैसे किताब में लिखे हुए नियमों के अनुसार ही करता था, जिसमें कोई गलती ना हो, काम समय के अंदर ही पूरा हो जाना चाहिए और आवंटित राशि से ज्यादा पैसा खर्च ना हो। जब वो कार्तिका के साथ सेक्स कर रहा होता था तो कार्तिका को ऐसा लगता था जैसे कि राम अपना काम करते करते भी अपने आप को कुछ न कुछ समझाता रहता था, जैसे कि वो खुद को किसी भी गलती करने से रोक रहा हो। प्रोजेक्ट डिलीवरी के लिए 5 मिनट और बाकी, अब 4 मिनट बाकी, अब 3, 2, 1 और धमाका। कार्तिका का डॉक्टर से ये कहना कि कोशिश जारी रखनी चाहिए व्यंग में नहीं लिया था कार्तिका ने, क्योंकि वो जानती थी कि राम की कोशिश में न तो गर्माहट होती थी और न ही आंखों में देखना होता था और न ही प्यार के मीठे मीठे बोल होते थे, क्योंकि वो एक मशीन की तरह ही उस काम को बिना किसी भावना के पूरा करता था। और फिर 3 महीने पहले उसकी जिंदगी बदल गई थी। विनोद एक वरिष्ठ प्रबंधक सीनियर मैनेजर के रूप में कार्तिका की कंपनी के प्रोजेक्ट में शामिल हुए थे। वह एक लंबा हंसमुख व्यक्ति था जो जीवन से भरा हुआ था। उसका सेंस ऑफ ह्यूमर, व्यंग बोध बहुत अच्छा था और वह बातें भी बहुत अच्छी करता था और अपनी कहने के साथ साथ सबको भी ध्यान से सुनता था। उन्होंने एक बार टीम के साथ लंच के दौरान अपने तलाक के बारे में भी व्यंग किया था। मैं जॉर्ज बुश था और वो बिन लेडी थी, उसने हंसते हुए कहा। हमारा संबंध शुरू से ही बर्बादी के रास्ते पर चल रहा था। वो हर काम को इतने सहज ढंग से लेते थे कि साथ काम करने वाले लोग भी खुशी खुशी अपने अपने काम को समय से पहले ही पूरा कर देते थे और हंसी खुशी के माहौल में सबको ऐसा लगने लगा जैसे वो काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि विनोद कभी भी किसी पर गुस्सा नहीं होते थे और प्यार से बात करते थे। वो काम की प्रगति के सिलसिले में होने वाली मीटिंग के दौरान छोटे छोटे चुटकुले सुनाते थे और विदेशी ग्राहकों से फोन पर बात करते हुए कई तरह के चेहरे बनाते थे जिससे सभी को हंसी आ जाती थी। पूरी टीम उन्हें प्यार करती थी, लेकिन कार्तिका के लिए ये कुछ ज्यादा ही गहरा था। विनोद में वो सब देखने लगी जो वह राम में देखना चाहती थी। विनोद के प्रति उसकी भावनाएं व्यर्थ नहीं गई, क्योंकि धीरे धीरे विनोद भी उसके प्रति आकर्षित होने लगे था। परियोजना की स्थिति पर चर्चा करने के लंबे समय बाद कांच की दीवारों वाले सम्मेलन कक्षों में बहुत सारे अनकहे शब्द लटके हुए रह जाते थे। बहुत सारी ऐसी भी अनावश्यक दैनिक जानकारी भी होती थी
जो वो दोनों एक दूसरे को टेबल के इधर उधर बैठे एक दूसरे की आंखों में देखते हुए देते थे। विनोद के कमरे में प्रवेश करने से पहले ही कार्तिका को उसकी उपस्थिति का आभास होना शुरू हो जाता था। कभी कभी उसे लगता था कि उसके शरीर में एक स्वादिष्ट कंपी दौड़ रही थी, केवल उसे देखने के लिए, पूरे हॉल में विनोद को उसकी तरफ घूरते हुए देखने के लिए। वो बहुत तेजी से उसकी तरफ आकर्षित होती जा रही थी और हर जगह उसको वो दिखने लगा था। उनके चारों ओर की हवा यौन ऊर्जा के कोहरे के साथ घनी होती जा रही थी और उसने खुद को उस कोहरे के अंदर उसके करीब और गहरा होता हुआ पाया। उस शुक्रवार को उनके प्रोजेक्ट डिलीवरी का जश्न था। सब कर्मचारियों ने अपने कार्य स्थानों को छोड़ दिया और एक समुद्र तट रिसोर्ट में चले गए, जबकि टीम के बाकी लोग शाम 5 बजे से शुरू हुई शराब पार्टी और समुद्र के किनारे की क्रिकेट में आनंदित थे। कार्तिका और विनोद क्षितिज में लक्ष्यहीन रूप से देखते हुए रेत पर बैठे थे। उनके बीच की खामोशी ने वो सब कुछ कह दिया जो वह एक दूसरे से कहना चाहते थे। उसका हाथ धीरे धीरे रेत के ऊपर सरकता गया और कार्तिका के हाथ तक पहुंच गया। कार्तिका ने तुरंत इसे महसूस किया और उनकी उंगलियों को छूने से पहले ही अपना हाथ पीछे ले लिया। धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा, रात का खाना परोसा गया। कार्यालय के दबाव को भूलकर सभी ने भोज के दौरान खाते पीते हुए उत्साहपूर्वक बातें की। कार्तिका और विनोद ने बाकी सभी से बात की, लेकिन आपस में जो शब्द गुजरे थे वो थे उनकी आंखों से। उसके मिलने के बाद देर रात तक चले उस समुद्र के किनारे के जश्न के बाद वो लोग 4 कारों में बैठकर शहर वापस लौट गए। कार्तिका सीधे जाकर विनोद की कार में बैठ गई थी। वैसे तो उसके साथ ही काम करने वाला वेंकट भी उसके घर के पास ही रहता था और वो उसकी कार में जा सकती थी, पर वेंकट के कुछ कहने से पहले ही वो विनोद की कार में बैठ चुकी थी। 3 लोग पीछे की सीट पर बैठ गए थे। सभी बहुत थके हुए थे, लेकिन कार में बज रहे मधुर संगीत ने जैसे जादू का असर किया और उनकी थकान गायब हो गई और वो लोग रास्ते भर गप्पे मारते रहे। लेकिन पूरे रास्ते कार्तिका और विनोद के बीच कोई बातचीत नहीं हुई और जब कार से अन्य 3 लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने के बाद विनोद ने एक इमारत के सामने कार रोकी तो उसने पहले शब्द बोले, ये वो जगह है जहां मैं रहता हूं, क्या आप 1 कप कॉफी के लिए आना चाहते हैं? विनोद ने उसकी तरफ देखकर बहुत ही सहज ढंग से कहा। रात के 10 बजे थे। वो अपने दिल की धड़कन को कार के अंदर जोर जोर से उछलते हुए सुन सकती थी। उसको लगा जैसे कि उसका दिल रो पड़ा था और फिर अचानक ही उसके मुंह से निकल पड़ा हाँ। कहने के तुरंत बाद ही कार्तिका ने एक गहरी सांस ली। उसने एक गहरी सांस ली, लेकिन तभी उसने तुरंत ही इरादा बदल दिया और कानाफूसी के स्वर में कहा, नहीं, घर जाना होगा, बहुत देरी हो गई है। विनोद ने एक शब्द नहीं कहा। उसने कार्तिका को उसके अपार्टमेंट के सामने छोड़ दिया और उसके अंदर जाने तक इंतजार किया, फिर गाड़ी लेकर चला गया। अगले दिन सुबह 8 बजे कार्तिका एक भयानक सिरदर्द के साथ उठी। राम ने आंखों ही आंखों में उस पर आरोप लगाते हुए देखा जब उसने 8:30 बजे उसे अपनी कॉफी दी। वो खुद को एक उपेक्षित पति महसूस कर रहा था शायद। हर सुबह वह 7 बजे कॉफी पिया करता था, पर उस सुबह कॉफी उसको 1.5 घंटे देरी से मिली थी। राम के माता पिता तड़के ही तिरुपति के लिए निकल चुके थे। कार्तिका ने घड़ी की तरफ देखा और एक और आरोप लगने से बचने के लिए 9 बजे से पहले नाश्ता खत्म करने का फैसला किया और तुरंत रसोई में घुसकर नाश्ता तैयार करने लगी। डोसा बनाते समय उसने पिछले दिन की घटनाओं को दिमाग से निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन बार बार विनोद का चेहरा उसके सामने आ रहा था। वो रेडियो के साथ जोर से गाने लगी और इस बात पर ध्यान केंद्रित करने की बहुत कोशिश कर रही थी कि डीजे क्या कह रहा था रेडियो पर, लेकिन वही शब्द उसके दिमाग में बार बार गूंज रहे थे। क्या आप 1 कप कॉफी के लिए आना चाहती हैं? नहीं। सुबह गर्म और उमस भरी थी। ऐसा लग रहा था कि
बारिश होने वाली थी। राम सोफे पर बैठकर अखबार पढ़ रहा था, जैसे अगले दिन उसको खबरों पर इम्तिहान देना था। वो ऊपर जाकर उसके पास बैठ गई। उसने रिमोट उठाया और कुछ चैनलों को बदल बदल कर किसी अच्छे कार्यक्रम को खोजने लगी। बाहर बादल काले और खतरनाक होते जा रहे थे। वो एक म्यूजिक चैनल पर रुकी और बज रहे गाने को देखने और सुनने लगी। लगभग पारदर्शी सी साड़ी वाली नायिका वाला एक गर्मा गर्म गाना था। नायिका एक काली साड़ी में भीग रही थी। अपने कूल्हों के ऊपर अनिश्चित रूप से कम साड़ी पहनी थी और एक अनिच्छुक नायक को बहका रही थी। अपने शरीर के हाव भाव उस नायक को दिखाकर उसको उत्तेजित करके अपनी तरफ बुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस खूबसूरत शरीर से नायक पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा था। वो बार बार गाने की धुन पर उसकी तरफ पीट करके अपने पूरी तरह से भीग गए कूल्हों को बहुत ही कामुक ढंग से मटका रही थी और बीच बीच में झुककर उस नायक को ब्लाउज के गले से दिख रहे स्तनों के ऊपरी भाग हिस्सों के भी दर्शन करवा रही थी। राम ने अखबार को सामने पड़े मेज पर रख दिया और टेलीविजन पर चल रहे उस कामुक गाने को देखने लगा। उसने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दिया, लेकिन उसके हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि जैसे गाना अच्छा लगते हुए भी वो इस तरह से दिखा रहा था जैसे कि उसको रुचि नहीं थी। उसने कार्तिका के हाथ से रिमोट लिया और 2 चैनल वापस चला गया। बीबीसी समाचार देखने लगा। कार्तिका ने सोचा था कि उस गाने को देखकर शायद राम सुबह ही उत्तेजित हो जाएगा और शायद कार्तिका को प्यार करेगा, लेकिन उस मशीन ने शायद एटीएम मशीन की तरह कार्ड को स्वीकार नहीं किया था और इनकार कर दिया था। कार्तिका का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। वो हड़बड़ा कर उठी, जाहिर तौर पर परेशान, और अपनी अपूर्ण इच्छा का बोझ लिए उसकी तरफ घूर कर देखी और बेडरूम में चली गई। जो कपड़े उसके हाथ में आए उसने अलमारी में से निकाल लिए। उसने हल्के नीले रंग की शिफॉन की साड़ी निकाल ली थी। बिना कुछ सोचे ही लापरवाही से उसे लपेटा, उसके बालों को एक बैरेट में बांध दिया और उसका हैंडबैग पकड़ लिया। मैं ब्यूटी पार्लर जा रही हूँ, उसने कहा और गुस्से में दरवाजे से बाहर निकल गई। राम उसके गुस्से को समझ तो गया था, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। वो दरवाजा बंद करने के लिए उठा। जब वो ऑटो रिक्शा में बैठी उसने खुद को अन्ना नगर कहते सुना तो उसे खुद एहसास हुआ कि वो कहाँ जा रही थी। ये ब्यूटी पार्लर नहीं जा रही थी, क्योंकि अन्ना नगर में ब्यूटी पार्लर नहीं था। सीमा लांघ गई। ऑटो रिक्शा पिछली रात से अपरिचित इमारत के सामने रुक गया। वो बड़ी इमारत थी जिसमें विनोद रहता था। उसने अपना फोन उठाया और डायल किया। आपका अपार्टमेंट नंबर क्या है? उसने बेरहमी से पूछा। C45। विनोद ने अचानक ही कार्तिका की आवाज सुनकर हैरान होते हुए जवाब दिया। उसके कुछ और कहने से पहले ही कार्तिका ने फोन काट दिया। कुछ मिनट बाद वो C45 के बाहर खड़ी थी और दरवाजे की घंटी बजाने के लिए खुद को संयमित कर रही थी। जब उसने दरवाजे की घंटी बजाई तो कोई झिझक नहीं हुई। विनोद ने दरवाजा खोला। उसकी आंखों में गहरे आश्चर्य का भाव था। कार्तिका ने उसको हल्के से एक तरफ धक्का दिया और दृढ़ निश्चय के साथ विनोद के लिविंग रूम में चली गई। मैं उस कप कॉफी के लिए आई हूं जो आपने कल पेश की थी। सोफे पर बैठकर विनोद की आंखों में देर तक देखने के बाद उसने कहा। वो एक पल के लिए उसे देखता रहा और उसका चेहरा मुस्कुराहट में बदल गया। वो एक खुश स्कूली लड़के की तरह लग रहा था जिसे अभी अभी फुटबॉल टीम के लिए चुना गया था। वो मुड़ा और रसोई में चला गया, मन में अनेकों कल्पनाएं करता हुआ, अपनी खुशी को समेटने की कोशिश करता हुआ। जैसे ही वह चला गया उसने उसके पीछे देखा, थोड़ी उलझन में। कॉफी? सचमुच? उसने मन ही मन सोचा। उसने चारों ओर देखा और फिर विनोद के बेडरूम में प्रवेश कर गई और कमरे के अंदर लगे बड़े से आईने के सामने खड़ी हो गई और अपने आप को पूरी गहराई से देखने लगी। उसने सर पर से बैरेट को हटा दिया और अपने बालों को अपने कंधों पर गिरने दिया और अपनी उंगलियों को अपने रेशमी बालों में घुमाया। उसने मुड़कर खुद का एक बार फिर से उस आईने में अध्ययन किया।
बहुत बुरी तो नहीं दिख रही हूं, उसने सोचा। उसी क्षण वो 2 कप कॉफी के साथ अंदर आया। उसने कप को ड्रेसिंग टेबल पर रखा और उसकी ओर देखा। एक शब्द के बिना उसने अपनी बाहें खोल दी। कार्तिका ने कॉफी को वहीं ठंडी होने के लिए छोड़ दिया और खुशी खुशी विनोद की बाहों में समा गई और उससे किसी बेल की तरह लिपट गई। विनोद उसको किसी भूखे पिल्ले की तरह चूमने चाटने लगा और उसने कार्तिका के होठों को और उसके चेहरे को लगभग पूरी तरह से गिलाई कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे विनोद न जाने कितने दिनों से भूखा था। उसके हाथ कार्तिका के शरीर पर घूमने लगे। वो उसको हर जगह सहला रहा था और कार्तिका गहरी गहरी सांसें ले रही थी और बीच बीच में सिसकियां भी भर रही थी। उसने बहुत ही प्यार से कार्तिका को पलंग पर लेटा दिया और फिर खुद उसकी बगल में लेट गया। कार्तिका ने अपने सर के नीचे के तकिए को और आरामदायक स्थिति में रख लिया और दिमाग से अन्य सभी विचार निकालने की कोशिश करने लगी। इस समय उसकी प्राथमिकता उस तरह का प्यार पाने की थी जिससे वो 3 वर्षों से वंचित रहती आई थी। विनोद ने उसकी तरफ मुड़कर उसके ऊपर झुकते हुए कार्तिका की साड़ी का पल्लू हटा दिया और हल्के नीले ब्लाउज के नीचे भरे भरे स्तनों को देखने लगा। तभी उसने अपना चेहरा उसकी छातियों पर रख दिया और उसकी जीभ ब्लाउज के ऊपर से दिख रहे स्तनों के हिस्सों को चाटने लगी। कार्तिका ने पहले कभी भी उस सुखद अनुभव को महसूस नहीं किया था, क्योंकि राम का प्यार सिर्फ संभोग तक ही सीमित होता था और उसको सहलाने, दुलारने और चूमने चाटने पर यकीन नहीं करता था। कार्तिका को ऐसे लगने लगा जैसे कि उस पर एक प्रकार का नशा छाने लगा था और वो किसी गहराई में और नीचे डूबती जा रही थी। उसको उसकी जांघों के बीच थरकन सी महसूस होने लगी और साड़ी के नीचे नमी का आभास होने लगा। उसने पहले कभी वो आनंद नहीं पाया था, भले उसने हजारों बार राम के साथ शारीरिक संपर्क किया था। उसको एक बार चुपके से देखी हुई ब्लू फिल्म की वो नायिका याद आ गई जो जोर जोर से चीख रही थी और उछल रही थी जब उसका मर्द उसके साथ यौन क्रीड़ा कर रहा था। वो सोचने लगी कि वो भी अब उस फिल्म की नायिका थी और वो वैसा ही व्यवहार करने लगी जैसा कि इस फिल्म में वो औरत उस मर्द के साथ कर रही थी। उसने छातियों पर पड़े विनोद के सर को ऊपर उठाया और उसके होठों पर अपने होठ रखकर उसको किसी पागल की तरह चूमने लगी। वो उसके सर को अपने वक्ष स्थलों पर रखकर जोर से दबाने लगी। उसने धीमे से उसके सर को नीचे की तरफ धकेल दिया और उसकी नाभि को चूमते हुए उस अंग तक पहुंच गया जहां वो उसको पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। उसके मुंह से सिसकरी निकल गई और वो ऐसे लोक में पहुंच गई जिसकी उसने कभी पिछले 3 वर्षों में अपने पति राम के साथ हम बिस्तर होते हुए कभी कल्पना भी नहीं की थी। अगले कुछ पलों में वो सब कुछ भूल चुकी थी और मीठे मीठे दर्द से करा रही थी और विनोद को अपनी बाहों में और भी जोर से जकड़ने की कोशिश कर रही थी। वो कामना करने लगी कि वो खेल कभी समाप्ति ना हो और उसको वो असीमित सुख हमेशा के लिए ही मिलता रहे। विनोद को तो उस सुबह अचानक ही ऐसी मुराद मिल गई थी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कार्तिका के सभी कपड़े उसके तन से अलग हो चुके थे और उसके बेडरूम की बत्ती के प्रकाश में कार्तिका का शरीर किसी संगमरमर की मूर्ति की तरह दमक रहा था। उसने अपने गले से लटका हुआ सोने का हार और हार के नीचे लटक रही सोने की छोटी सी थाली एक तरफ उतार कर फेंक दी थी। वो सभी मर्यादाओं, सीमाओं और परंपराओं को लांघ चुकी थी और अब इस दुनिया में ही सब कुछ खोजना चाहती थी। तभी अचानक उसने बिस्तर पर सर को घुमाकर बगल के आईने में खुद को देखा। एक पल को तो वह हैरान रह गई क्योंकि उसकी छाती पर जो उस चेन से लटक रही थाली ने निशान बना दिया था उसमें से उसको खून रिसता हुआ महसूस हुआ और उसकी मांग में उसको सिंदूर की जगह खून बहता हुआ दिखा और यौन क्रीड़ा अपने पूरे उन्माद पर थी। तभी अचानक उसको लगा जैसे उसके ऊपर विनोद नहीं कोई 2 सींगों वाला राक्षस पड़ा था। उसने जल्दी से विनोद को एक तरफ धकेल दिया और उठकर खड़ी हो गई। उसने जल्दी से अपनी साड़ी पहनी, बाल ठीक किए और गले में वो सोने की चेन और थाली फिर से लटका ली और विनोद को बिना कुछ कहे पहले कमरे से बाहर और फिर घर से बाहर भाग गई। उसको एक ऑटो रिक्शा दिखा। वो कूदकर उसमें सवार हो गई। वो अचानक जोर जोर से हंसने लगी और ऑटो रिक्शा का ड्राइवर मुड़कर
उसको हैरानी से देखने लगा। तभी कार्तिका की आंखों से आंसू गिरने लगे और वो जोर जोर से रोने लगी। वो रो भी रही थी और आंसू भी बहा रही थी, और वो खुद भी नहीं जानती थी कि क्या वो खुशी के आंसू थे या दुख के, जो उसने अपने पति के साथ विश्वासघात करके पाए थे। लेकिन वो इतना तो समझ गई थी कि औरत को कपड़ों, गहनों, पैसों के सिवा और कुछ भी चाहिए होता है, और उस सुख को ना पाकर एक ऐसे मर्द के साथ जीवन बिताना जो उसको वो सुख ना दे सके, वास्तव में जीवन को व्यर्थ करने जैसा ही था। घर में उस दिन के बाद उसने रात को बिस्तर पर राम को वही सब कुछ करने को बहुत उकसाया जो विनोद ने उसके साथ किया था, और उसको चरम आनंद दिया था। लेकिन उसके गालों को चूमने के सिवा राम उसके शरीर के किसी भी अंगों को नहीं चूमता था। उसको शायद बचपन से ही सिखाया गया था कि सिर्फ गालों को ही चूमना था, इसलिए वो शायद औरत के किसी अन्य अंग को नहीं चूमता था। 1 महीने के प्रयास के बाद जब कार्तिका थक गई तो एक सुबह उसने गले से वो सोने की चेन और थाली उतार दी और राम के नाम एक चिट्ठी छोड़कर हमेशा के लिए अपने माता पिता के घर वापस चली गई। वो जानती थी कि पहले राम का चुनाव उसको सबसे अच्छा लगा था क्योंकि वो बहुत पढ़ा लिखा था और बहुत पैसे वाला था, लेकिन अब वो जान गई थी कि कंपनी का सह प्रबंधक विनोद भले उतना अमीर नहीं था, लेकिन वो एक पूरा मर्द था जो जानता था कि एक औरत को पूरी तरह से संतुष्ट कैसे किया जाता है। तलाक के 1 साल के बाद कार्तिका श्रीमती विनोद बन गई, और अब न उसके गले में वो सोने की थाली वाली चेन थी और न ही परंपराओं का बोझ। शादी के 1 साल के बाद ही उसकी गोदी में एक सुंदर सा बेटा खेल रहा था, लेकिन अब उसको महसूस होने लगा था कि उसके देश में करोड़ों उसकी जैसी औरतें थी जो सिर्फ पद, प्रतिष्ठा और पैसों को देखकर शादी कर लेती हैं, लेकिन ज्यादातर उसको अपना भाग्य मान लेती हैं और अपने अपने पतियों के साथ असंतुष्ट जीवन बिताती हैं। लेकिन अब कार्तिका को जरा भी अफसोस नहीं है, क्योंकि वो जीवन को शायद कुछ ज्यादा ही समझ गई है और वो जान गई है कि प्रेम शब्द या प्रेम में किए गए वादे सब धरे के धरे रह जाते हैं जब पति सिर्फ मशीन की तरह पत्नी का प्रयोग करने लगता है। उसने विनोद में एक ऐसा पति पाया जो शायद राम से ज्यादा पढ़ा लिखा था और उससे ज्यादा काम भी करता था, पर सबसे बड़ी खूबी उसमें यह थी कि वो ये जानता था कि औरत को खुश कैसे रखा जाता है। दोस्तों, हम ये नहीं कह रहे कि हर औरत को सिर्फ शारीरिक सुख न मिलने के कारण पति को छोड़ देना चाहिए या जीवन में यौन सुख ही सब कुछ होता है। पर अगर आप जरा ध्यान लगाकर सोचेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सी अमीर लड़कियां किसी गरीब लड़के के साथ सिर्फ इसलिए खुश रहती हैं क्योंकि उनको जो चाहिए होता है वो उनको उस गरीब लड़के से मिलता है। अब आप यहां तर्क देने के लिए पवित्रता, विश्वासघात या धोखा देना जैसे शब्द मत प्रयोग कीजिएगा, पर शायद हम आपके तर्कों को नहीं मानेंगे, क्योंकि ये सिर्फ 2 दिलों की नहीं, 2 जिस्मों की भी बात है। और अगर जिस्म संतुष्ट रहेंगे तो ही दिल और दिमाग भी संतुष्ट रह सकते हैं। जरा सोचिएगा।